हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रेजेंट है। अगला हम मतलब कुछ पार्ट हमने कवर कर लिया था। जो चैप्टर 1 चल रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और न्यूट्रिशन इन प्लांट का हमने कुछ पार्ट इससे प्रीवियस में कंप्लीट कर लिया। और अब फाइनली इस पोर्शन मतलब जहाँ से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी पोर्शन बाकी है उस पोर्शन को हम कवर अप कर लेते हैं। और इससे प्रीवियस में जहाँ पर भी क्वेरीज होंगी आप कमेंट करेंगे, और जहाँ पर भी पॉसिबल होगा वहाँ पर फिर मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टोमेटा की कंडीशन आप देख रहे हैं कि स्टोमेटा जो जनरली हमने देखा था कि स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है। स्टोमेटा इज मेनली फंक्शन फॉर द गैसियस एक्सचेंजेस एंड ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंजेस में कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना। एक कार्बन डाइऑक्साइड हमने कंपोनेंट समझा था, इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्लांट्स को मिलेगा, यानी प्लांट्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कंज्यूम किया जाएगा। दीज आर कंज्यूम्ड बाय द स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट इन द लीफ, यानी लीफ में ये जो स्टोमेटा प्रेजेंट है इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंजेस होना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है। फिर दूसरी चीज़ अगर हम देख रहे हैं, ट्रांसपिरेशन भी हमने यहीं से समझा है। एंड ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब जनरली लॉस ऑफ वाटर है, वाटर का लॉस है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी जो भी प्लांट में वाटर प्रेजेंट है उस वाटर का लीफ से वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में जाना। और वह एयर में जो ये वाटर वेपर है ये किसके थ्रू निकलते हैं, यही स्टोमेटा के थ्रू निकलेंगे। स्टोमेटा जो प्रेजेंट है इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस होगा। यानी ट्रांसपिरेशन में जनरली प्लांट अगर वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, यानी प्लांट में हमने पानी दिया हमने जड़ के थ्रू, यानी जो जड़ है वो वाटर को एब्जॉर्व करेगा। तो जितना वाटर वो एब्जॉर्व करता है उसका 99% जो वाटर होगा वह ट्रांसपिरेशन में एयर में मिक्स हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन में मतलब मोस्ट ऑफ वाटर, बहुत थोड़ा सा अमाउंट पानी का वह प्लांट अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, प्लांट की जो खुद की एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए बहुत कम पानी खुद वह बचा पाते हैं, और बाकी पूरा जितना पानी होगा प्लांट के पास वह सभी कहाँ चला जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है। और ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो लॉस ऑफ वाटर हम पढ़ रहे हैं, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। एक छोटा सा आप सेगमेंट याद रखेंगे, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो जनरली ट्रांसपिरेशन हम जो देख रहे हैं, यह ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर है। किस फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, प्लांट बॉडी से। प्लांट बॉडी मीन्स जनरली सरफेस ऑफ लीफ, मीन्स मोस्ट ऑफ द वाटर इज ट्रांसपायर्ड बाय द लीफ, यानी लीफ से ज़्यादा पानी रिलीज हो जाता है। तो जनरली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, स्टोमेटा के एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स जो कि क्या बनते हैं, स्टोमा जो एक पोर होगा उस पोर के दोनों तरफ जो बाउंड्री बना रहे हैं वह कौन है, गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल के बाहर की तरफ क्या है, सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स मतलब जनरली वो यहाँ पर एपिडर्मल सेल दिया हुआ, तो जनरली ये सब्सिडरी सेल्स भी कहे जाते हैं, यानी हेल्पर सेल्स हम कह सकते हैं। दीज आर द हेल्पर सेल्स, एसेसरी सेल्स कह सकते हैं या सब्सिडरी सेल्स, सहायक कोशिकाएं कहते हैं जो कि हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जनरल एक हमारे पास स्ट्रक्चर था, इसका मेन फंक्शन हमने समझ लिया कि ये फंक्शन किस तरीके से कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। हमने दूसरा एक कंपोनेंट देखा था, एक थोड़ा सा रिकैप में दे दे रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब चल रहा है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए विच आर द रॉ मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन से अलग अलग रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है। तो रॉ मटेरियल्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, एयर से। फिर दूसरा जो कंपोनेंट होगा दैट इज़ वाटर। वाटर कहाँ से मिलेगा, रूट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के रूट से मिलेगा। देन थर्ड कंपोनेंट दैट इज़
light which are comes from sun, यानी सन से ये सनलाइट मिल रहा है. एंड फाइनली chlorophyll that is present in the leaf of the plant. These four materials are compulsory. These four materials are required for the process of photosynthesis. यानी photosynthesis process होना है तो ये चारों कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं, यानी चारों कंपोनेंट की ज़रूरत है. इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं. इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं. तो ये हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल होगा. तो वाटर का जो वाटर जो एक चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, तो वो वाटर कहाँ से प्लांट के थ्रू एब्जॉर्व होगा, रूट के थ्रू वो एब्जॉर्व किया जाएगा. ठीक है. देन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम देख रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया जाता है. एंड फाइनली वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर कुछ चीज़ें हम ऐड कर देते हैं. ठीक है. तो ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस. सॉरी, हाँ, तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करना है और ऐड करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस. ठीक है. तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ ऐड करना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमने एक रॉ मटेरियल समझा था. फिर वाटर भी है, लाइट भी है. अब एक और चीज़ जो नहीं है वह क्या है, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल यानी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल, लाइट, इन दोनों के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके क्या बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी C6H12O6. ये किसका फार्मूला है, इट इज़ नोन एज ग्लूकोज. ग्लूकोज से आगे क्या बनेगा, ग्लूकोज ट्रांसफॉर्म्स इनटू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीरियल. सीरियल आप लोगों के सास बहू वाला सीरियल नहीं है, यहाँ पर ये सीरियल कौन सा सीरियल है, अनाज कहते हैं. सीरियल को हम क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं. ठीक है. अनाज यानी रोटी और चावल. जो हम रोटी और चावल देखते हैं वो रोटी चावल क्या है, अनाज है, यानी सीरियल है. इस सीरियल में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, ग्लूकोज है. और ये ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके थ्रू बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है. यानी जनरली आप बोल सकते हैं कि हवा और पानी को यूज़ करके जो ग्लूकोज बनता है, इस ग्लूकोज को बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं. यानी हवा पानी का यूज़ करके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ग्लूकोज बनाया जाता है, इस प्रोसेस को किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोज बन रहा है, इस ग्लूकोज के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस हो गया. ठीक है. तो ये चीज़ें पूरा दिया गया है. अब देखेंगे टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च का प्रेजेंस हमें चेक करना है कि हाउ वी चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. स्टार्च का प्रेजेंस हम कैसे चेक कर सकते हैं. तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ हमारे पास मटेरियल्स हैं. जनरली हम देख रहे हैं कि टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च के प्रेजेंस को हमें चेक करना है. तो हमारे पास एक बीकर होगा, फिर हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब में हमने अल्कोहल लिया. अल्कोहल में मतलब हमारे पास जो लीफ होगा, उस लीफ पर हम एक ब्लैक पेपर का स्ट्रिप दे देंगे. मतलब कुछ हमने पार्ट ढक दिया है, कुछ पार्ट हमने क्या कर दिया, लीफ का ढक दिया. और इसके बाद इस लीफ को हम कहाँ डाल देंगे, हम लीफ को डायरेक्टली हॉट वाटर, जो हमारे पास हॉट वाटर है, और फिर एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब होगा, उस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया. जब हम इसको निकालेंगे यहाँ से अल्कोहल से निकालने के बाद एरिया ऑफ लीफ अनअफेक्टेड विथ आयोडीन, यानी आयोडीन मतलब जहाँ पर स्ट्रिप लगा है यहाँ पर हमें ग्रीन पार्ट मिलेगा, और बाकी जितना भी पार्ट होगा वह सभी क्या हो जाएगा, वह सभी आयोडीन से अफेक्टेड होगा. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च का यहाँ से प्रेजेंस हमें पता चल जाता है कि जो स्टार्च है वह स्टार्च किसके थ्रू बनाया जा रहा है. स्टार्च यानी जनरली स्टार्च है क्या, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो कि लीफ में बन रहा है, यानी ग्लूकोज. तो इसी चीज़ का प्रेजेंस हमें चेक करना था. तो चेक करने के लिए आप सिंपल सा याद रखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च चेक करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आयोडीन
आयोडीन का हमें यूज़ करना होता है, यानी आयोडीन इज़ यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ, यानी लीफ में स्टार्च का प्रेजेंस चेक करने के लिए हमें किसका यूज़ करना होगा, आयोडीन का यूज़ करना होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी कुछ जो है फूड तैयार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कैसे बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। जनरली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इससे प्रीवियस में भी हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्ब यानी कार्बन, ओ यानी ऑक्सीजन, हाइड्रेट यानी हाइड्रोजन, यानी यह 3 कंपोनेंट हैं जिससे कि कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। यानी कार्बोहाइड्रेट का मैन्युफैक्चरिंग किससे है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, अब जनरली यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, नाइट्रोजन इज नेसेसरी टू मेक प्रोटीन। अब प्रोटीन का जो मैन्युफैक्चरिंग है वह किसके थ्रू हो रहा है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन इज ए एलिमेंट विच आर इसेंशियल टू मेक द प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन, जैसे हम यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देख रहे हैं किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए। वहीं पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन किसके लिए रिक्वायर्ड है, प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। ठीक है। और ये जो हमारे पास प्रोटीन होगा, यानी यह जो है राइजोबियम इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, यानी जितने भी पल्स क्रॉप हैं, पल्स यानी दाल वाले जितने भी क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स के रूट में क्या प्रेजेंट होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। दीज आर फॉर्म्स द नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी वह क्या बनाते हैं, वह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं और दीज नाइट्रेट आर कंज्यूम्ड बाय द प्लांट, यानी नाइट्रोजन बनाने का काम किसके थ्रू हो रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्लांट के ही रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होंगे। प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तभी जाके क्या बनेगा, तभी जाके प्रोटीन बनेगा। यानी प्रोटीन जब बन रहा है तो प्रोटीन कहाँ जाएगा, उनके सीड में जाएगा, यानी उनमें जो दाल बन रहा है उन दाल में प्रोटीन क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हीं के जड़ों में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वह नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड करता है। और जब नाइट्रोजन पहुंचेगा प्लांट के पास, देन वो अपने आप प्रोटीन वहाँ पर प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन इज द इसेंशियल कंपोनेंट टू मेक द प्रोटीन। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज द इसेंशियल कंपोनेंट टू मेक द कार्बोहाइड्रेट, वेयर एज नाइट्रोजन इज द इसेंशियल कंपोनेंट टू फॉर्म द प्रोटीन। तो प्रोटीन इस वजह से हमारे दालों में हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जो इतने भी दाल वाले पौधे हैं उनकी जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये बात था। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब अलग अलग जो लीफ के कलर हैं, हमें अलग अलग कलर के लीफ दिखते हैं, और बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट, यानी अलग अलग टाइप के पिगमेंट, जैसे ग्रीन कलर हमें दिखाई दे रहा है, तो ग्रीन कलर का कारण क्या होता है, ग्रीन कलर का कारण होता है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल यानी जितने भी अलग कलर के लीफ हैं, तो क्लोरोफिल के अलावा दूसरे उनमें कोई भी पिगमेंट होंगे जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के कलर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। जैसे रेड कलर हो, ब्राउन हो, इनके लिए अलग अलग टाइप के पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। अब हेट्रोट्रॉफिक जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, डिफरेंट टाइप के हेट्रोट्रॉफ्स, उन हेट्रोट्रॉफ्स की कंडीशन हम देखेंगे कि सेप्रोट्रॉफ्स, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, पैरासाइट, इंसेक्टिवोरियस प्लांट, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मीन्स हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जो भी अलग अलग टाइप के प्लांट हैं, वो प्लांट हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं। टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमें सेप्रोट्रॉफ्स दिखाई दे रहा है। मतलब ये एक्चुअल में इनका थोड़ा सा डिटेल मैं अभी यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि ये होता क्या है। हेट्रोट्रॉफ्स में डिफरेंट टाइप हैं। सबसे फर्स्ट सेप्रोट्रॉफ्स है। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म हु आर कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेज। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग यानी सड़े गले चीज़ों पर डिपेंडेड है, सड़े गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, उन सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे अभी हमने जो राइजोबियम वाला एग्जांपल समझा है, वह जड़ों में रहता है और जड़ों में वह क्या करता है, जड़ों में रह के मतलब खुद रहने के लिए उसको एक जगह मिल रहा है, और प्लांट के लिए वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्स करके प्रोवाइड कर रहा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब बोथ द ऑर्गेनिज्म हेल्प ईच अदर, बोथ द ऑर्गेनिज्म
वन ऑर्गेनिज्म हेल्प द अदर एंड अदर ऑल्सो हेल्प द फर्स्ट वन, यानी दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, तो इस टाइप का रिलेशनशिप क्या कहलाता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। जैसे प्लांट विद राइजोबियम बैक्टीरिया, प्लांट विद राइजोबियम बैक्टीरिया, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जिस भी प्लांट में रहते हैं, तो प्लांट और राइजोबियम ये दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, राइजोबियम प्लांट को बेनिफिट दे रहा है, वहीं प्लांट राइजोबियम बैक्टीरिया को बेनिफिट दे रहा है। इस तरीके से ये कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इसको हम कह सकते हैं। देन पैरासाइट, पैरासाइट मीन्स वन ऑर्गेनिज्म इज गेट बेनिफिटेड वेयर एज द अदर ऑर्गेनिज्म गेट हार्म्ड, यानी एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है तो वहीं दूसरे ऑर्गेनिज्म को वहाँ पर नुकसान होता है। इस टाइप का जो रिलेशनशिप होगा इसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक, पैरासाइट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी हेटेरोट्रॉफ्स का कौन सा टाइप होगा? पैरासाइट टाइप होगा। देन इंसेक्टिवोरियस प्लांट, द प्लांट all the plants means all the plants who make their own food with the process of photosynthesis means कुछ उसी में जितने भी प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं उन्हीं में कुछ ऐसे प्लांट हैं विच आर कम्प्लीटली डिपेंडेड ऑन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एज वेल एज ऑन इंसेक्ट ऑल्सो, यानी कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट को फीड करके अपने आप को नरिशमेंट देते हैं, अपने आप को नरिश करते हैं। दीज टाइप ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरियस प्लांट, यानी इंसेक्ट को खाने वाले जो पौधे होंगे उनको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, बैक्टीरिया हो, मशरूम हो, मोल्ड हो, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर पर क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं और वह किस फॉर्म में फूड को लेते हैं? सॉल्यूशन के फॉर्म में लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वह किस तरीके से सॉल्यूशन को, मतलब वह किस तरीके से फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। दे कन्वर्ट द हार्ड कंपोनेंट इनटू द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में वो हार्ड कंपोनेंट को कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको कंज्यूम कर लेंगे। तो इस तरीके से ये अपना सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसी टाइप के नरिशमेंट को हम क्या कहते हैं? मीन्स सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, फिर पैरासाइटिक हम न्यूट्रिशन देखते हैं। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में हम देख पा रहे हैं कि क्लोरोफिल जहाँ पर मीन्स जनरली देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ ऐसे हमारे पास प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। वह क्या करते हैं? वह खुद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि क्लोरोफिल ही नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, देन फोटोसिंथेसिस और प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेंगे। देन वह किस पर डिपेंडेड रहेंगे? दे आर डिपेंडेड ऑन द अदर प्लांट फॉर देयर नरिशमेंट। दीज टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज अ पैरासाइट, यानी अब इस टाइप के जितने भी पौधे होंगे उनको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे कस्क्यूटा, ये कस्क्यूटा है नॉन ग्रीन प्लांट जो कि दूसरे प्लांट पे रहकर अपने आप को फीड करता है। तो इस कस्क्यूटा को हम क्या कह सकते हैं? दिस कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट, एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। अब नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरियस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरियस प्लांट में हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये आप प्लांट देख सकते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप है, पीचर प्लांट है, सनड्यू है, ये मतलब टेंटिकल्स हैं जहाँ पर कि कोई भी इंसेक्ट आएगा तो ये इंसेक्ट, इनके जो ये गम लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, इन पर आने के बाद ये तुरंत ही जितने भी इंसेक्ट होंगे वो इंसेक्ट इस पर स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और ये टेंटिकल्स फोल्ड होकर ये अंदर की तरफ इसको डाइजेस्ट करा देगा। वहीं पीचर प्लांट में हम देखते हैं कि ये स्लिपरी रीजन है, ये घड़े की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पर अगर कोई इंसेक्ट आता है, चूँकि इसका स्मेल फ्रेगरेंस अच्छा है, तो यहाँ पर अगर कोई भी इंसेक्ट आता है तो वो इंसेक्ट क्या करेगा? वो इंसेक्ट यहाँ पर अंदर की तरफ आएगा तो स्लिपरी रीजन होने की वजह से वो फिसल कर अंदर चला जाता है और यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस कुछ रिलीज होंगे और उन डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से वो जो भी इंसेक्ट अंदर की तरफ गया होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा और उसका न्यूट्रिशन यहाँ पर एब्जॉर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि इंसेक्ट को फीड करते हैं, इस वजह से इनको इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहते हैं। जैसे हर्बीवोर्स हमने सुना है, कार्निवोर्स सुना है, ओमनीवोर्स सुना है, उसी तरीके से ये इंसेक्टिवोरियस प्लांट है। किस टाइप के प्लांट है? इंसेक्टिवोरियस प्लांट है, यानी इंसेक्ट को फीड करने वाले, इंसेक्ट खाने वाले पौधे हैं। अब ये खाते क्यों हैं? ऑल दीज टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल, यानी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस तो कर ही रहे हैं, खाना खुद से बना रहे हैं, फिर इनको इंसेक्ट खाने की क्या ज़रूरत है? इंसेक्ट इस वजह से कंज्यूम करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको क्या मिल जा रहा है? उनको वहाँ से नाइट्रोजन मिल जाता है। नाइट्रोजन जब वो कंज्यूम करते हैं तो नाइट्रोजन कंज्यूम करने के बाद वहाँ से क्या होगा? नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ये ग्रो कर रहे हैं तो इनको पता ही नहीं है
मतलब इनको नाइट्रोजन की डिफिशियंसी या नाइट्रोजन की कमी है, जिसकी वजह से इनको इंसेक्ट फीड करना पड़ रहा है। जो इंसेक्ट ये फीड करते हैं उसी से अपने नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में अभी हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं। जैसे जनरली हमने यहाँ पर देखा है कि प्लांट में एक इम्पॉर्टेंट और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक हमारे पास एग्जाम्पल है लाइकेन है, जहाँ पर कि फंगस और एल्गी एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसको कि हम लाइकेन कहते हैं। फंगस आर एसोसिएटेड विथ एल्गी, फंगस आर एसोसिएटेड विथ एल्गी। फंगस क्या देगा, इनको रहने के लिए जगह देगा, और एल्गी को फंगस एल्गी को रहने के लिए जगह देता है। वहीं एल्गी क्या देगा, एल्गी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके फूड फंगस को प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इस वजह से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। लाइकेन इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक लेग्यूम प्लांट का भी हम देखते हैं। ये जो नोड्यूल्स हैं, जितने भी दाल वाले पौधे हैं, उन दाल वाले पौधों में की जड़ों में क्या प्रेजेंट होगा, गांठें होंगी। इस टाइप की गांठें हमें नोड्यूल्स यानी इस टाइप के ये नोड्यूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। नोड्यूल्स यानी गांठें दिखाई दे रही हैं, और इन गांठों में क्या प्रेजेंट होगा, दीज नोड्यूल्स कंटेन्स द राइजोबियम बैक्टीरिया, एंड राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स द नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। एंड दिस NO3 एंड दिस नाइट्राइट इज कंज्यूम्ड बाय द प्लांट, यानी ये नाइट्राइट किस में कंज्यूम किया जाता है, प्लांट में। यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम किसके थ्रू हो रहा है, बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, बैक्टीरिया के थ्रू। और बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है। शेल्टर यानी घर मिल रहा है, शेल्टर एंड फूड, शेल्टर एंड फूड। बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, शेल्टर एंड फूड मिल रहा है, और उसके एवज में बैक्टीरिया क्या काम कर रहा है, बैक्टीरिया कन्वर्ट द नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट फॉर्म, यानी नाइट्रेट के फॉर्म में, यानी नाइट्रोजन के फॉर्म में प्लांट को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, और उसी में ये जितने भी अलग अलग पल्सेज हैं, ये क्या है, दीज आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन का रिच सोर्सेज है। एंड अब नेक्स्ट जो स्लाइड होगा, इस नेक्स्ट स्लाइड में हम किस तरीके से सॉइल में रिप्लेनिश करते हैं, किस तरीके से हम सॉइल को न्यूट्रिएंट रीच करते हैं, यानी न्यूट्रिशन, हाउ वी न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू द सॉइल, यानी सॉइल को न्यूट्रिशन हम कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं। तो सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी अप्लाई द फर्टिलाइज़र and manure to the soil to replenish the nutrient into the soil, यानी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट हम कैसे पहुंचा सकते हैं, फर्टिलाइज़र और मैन्योर के थ्रू पहुंचा सकते हैं। एंड दिस फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर आर रिच इन नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, देन सल्फर, आयरन, मोलिब्डेनम, सिलिका, आयोडीन, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट, मीन्स जितने भी अलग अलग टाइप के कंपोनेंट हैं उन वह सभी एलिमेंट किस में प्रेजेंट होता है, इनमें, यानी फर्टिलाइज़र और मैन्योर में प्रेजेंट होते हैं। और ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर जब हम प्रोवाइड करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट कहाँ पहुँच जाएंगे, सॉइल में पहुँच जाएंगे। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लेनिश्ड, यानी रिप्लेनिशमेंट कहते हैं, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल। ठीक है, तो ये हमने रिप्लेनिश कर दिया। इसके अलावा ये तो हमने डायरेक्ट फर्टिलाइज़र और मैन्योर की बात हमने की है। अगर लेग्यूमिनस हमने प्लांट लगाया तो लेग्यूमिनस प्लांट से हम समझ रहे हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में क्या होगा, लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में क्या होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया होगा। तो राइजोबियम बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करने का काम करता है। तो लेग्यूमिनस प्लांट ऑल्सो रिप्लेनिश द नाइट्रोजन इनटू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये रिप्लेनिशमेंट हमने देख लिया। अब ये अलग अलग तरीके हैं जिससे कि हम रिप्लेनिशमेंट कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात हम करते हैं तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स आर ग्रोन इनटू द फील्ड, यानी फील्ड में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स के सीड को एक साथ मिक्स करके या अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग रो में लगाने के तरीक़ों को हम क्या कहते हैं, यानी दाल के साथ हमने अनाज लगा दिया। यानी एक तरफ हमने मटर लगा दिया, मटर के साथ गेहूं हमने लगा दिया, तो मटर से क्या रिप्लेनिश होगा, नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन को कौन कंज्यूम कर लेगा, उस नाइट्रोजन को कौन कंज्यूम कर लेगा, गेहूं कंज्यूम कर लेगा। तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक ही फील्ड में लगाने का तरीका को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा क्रॉप रोटेशन है। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि जितने भी क्रॉप को रोटेट करना है, एक ही क्रॉप को लगातार अगर एक ही फील्ड में लगाते रहेंगे तो वहाँ से सॉइल की स्ट्रक्चर ख़राब हो जाती है। तो अगर हम एक बार अगर अनाज वाली फसल लगा रहे हैं तो फिर अगली बार हम दाल वाली फसल लगा लें, अगली बार फिर कोई और फसल लगा लें। मतलब क्रॉप को रोटेट करना, एक ही क्रॉप को हर सीज़न में नहीं लेंगे, हर सीज़न में अलग अलग टाइप के क्रॉप को लेना ही क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। तो क्रॉप रोटेशन से भी सॉइल में न्यूट्रिएंट पहुंचता है। यानी क्रॉप रोटेशन जब हम करते हैं तो वो भी क्या करता है, इट ऑल्सो मीन्स क्रॉप रोटेशन ऑल्सो रिप्लेनिश द सॉइल बाय द न्यूट्रिएंट, यानी न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिशमेंट होगा व्हेन वी अप्लाई द क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन हमने देख लिया। एंड फिर इसके अलावा एक और तरीका है, फील्ड फैलो हमने छोड़ा है, यानी खेत को परती छोड़ देना, अनकल्टिवेटेड लैंड छोड़ देना। यानी लगातार खेती अगर करते रहते हैं तो वहाँ से जितना न्यूट्रिएंट होगा वो प्लांट के थ्रू लगातार सोखते रहेगा, प्लांट लगातार उसको खींचते रहते हैं। तो हमारे पास एक और तरीका है कि खेत को परती छोड़ देंगे, जैसे कि फील्ड को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, उसके अंदर थोड़ा सा न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश होने का टाइम मिल जाए। तो इसके लिए हम खेत को छोड़ सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो फील्ड को फैलो छोड़ना भी एक हमारे पास तरीका है, किसके लिए, रिप्लेनिश करने के लिए, न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। बेकिंग कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है उन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर यानी डेड, और मतलब जनरली हमारे पास जैसे फ्रूट पिल्स है, वेजिटेबल पिल्स है, यानी सब्जी या फलों के छिलके हैं, उनको हाँ मतलब जैसे किचन वेस्ट है, तो किचन वेस्ट जो भी निकल रहा है वो क्या है, वो कोई ना कोई फूड ही होगा, फूड का ही कोई बचा हुआ पार्ट होगा। तो वह सभी हम क्या करेंगे, गड्ढे में भर कर मिट्टी से उसको ढक देंगे। कुछ समय बाद उसको जब हम निकालते हैं, मीन्स वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है सॉइल में, तो फिर वो क्या होता है, मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कंपोस्ट। उसको हम क्या कह सकते हैं, कंपोस्ट कह सकते हैं। अब वो कंपोस्ट क्या है, रिच इन न्यूट्रिएंट, दिस कंपोस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, वी कैन प्रोवाइड दिस कंपोस्ट इनटू द क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड यानी जहाँ पर हम खेती करना चाहते हैं वहाँ पर हम इस कंपोस्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, हेल्दी होगा। तो ये हमारे पास हमारा ये फाइनल चैप्टर का लास्ट था। कुछ समरीज है, तो समरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जनरली जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आप रिवाइज कर लेंगे। इंपॉर्टेंट जितना भी पॉइंट था उन पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर को, यानी 2 हमारे लेक्चर्स थे, उन दोनों लेक्चर्स में हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट डे फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।